नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप wordpress.org वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। अगर आप हमेशा से एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते थे और आपको सब कुछ बहुत जटिल लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाली वर्डप्रेस वेबसाइट होगी जो प्रोफेशनल दिखेगी और विजिटर्स के लिए तैयार होगी। हम सब कुछ एक साथ सेटअप करेंगे, होस्टिंग और फ्री डोमेन नाम लेने से लेकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने, टेम्पलेट चुनने और एक आसान ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर का इस्तेमाल करके अपनी साइट को कस्टमाइज करने तक। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। चूंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद आप पहले से जानते हैं कि वर्डप्रेस के दो अलग अलग वर्जन हैं। एक है wordpress.com और दूसरा है wordpress.org। wordpress.org के साथ जाना बिल्कुल सही फैसला है। यह आपको wordpress.com पर मिलने वाले सभी थीम्स, प्लगइन्स और पेज बिल्डर्स तक पहुंच देता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के। यही हम इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो भी टूल्स दिखाने जा रहा हूं वे सभी पूरी तरह से मुफ्त हैं। हालांकि कोई भी वेबसाइट बनाने में एक लागत जरूर आती है और वह है वेब होस्टिंग। होस्टिंग मूल रूप से सर्वर पर जगह किराए पर लेना है ताकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रह सके और कोई भी उसे एक्सेस कर सके। वर्डप्रेस एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं रहना जरूरी है और यही हमें होस्टिंग देती है। मैं आपको बस 1 मिनट में वेब होस्टिंग लेने का सबसे अच्छा तरीका दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से वे 5 स्टेप्स दिखा देता हूं जिन्हें हम इस ट्यूटोरियल में फॉलो करने वाले हैं, ताकि आपको ठीक ठीक पता रहे कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आपकी होस्टिंग सेटअप करेंगे, फिर हम आपका डोमेन नाम लेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, थीम और प्लगइन्स सेटअप करेंगे और आखिर में आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। हम एक एक करके हर स्टेप लेंगे, तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जो है आपकी होस्टिंग लेना। बहुत सारे अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, लेकिन जो मैं खासकर शुरुआती लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ वो है होस्टिंगर। ये तेज, किफायती और इस्तेमाल में बहुत आसान है। होस्टिंगर को wordpress.org द्वारा एक विश्वसनीय होस्टिंग प्रोवाइडर के रूप में आधिकारिक रूप से भी सिफारिश की गई है। तो अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं और अपनी होस्टिंग पर सबसे कम कीमत पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक पर जाए या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक से आपको सबसे कम कीमत मिलेगी। इसे नए टैब में खोलें और आप इसी पेज पर आएंगे। ऊपर देखें, डिस्काउंट कोड लागू है। अपनी योजना के लिए नीचे जाकर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें और फिर यह आपको यहां योजना विकल्पों तक नीचे स्क्रॉल कर देगा। आपको 3 अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। आपके पास प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप विकल्प होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बिजनेस प्लान लेने की सलाह देता हूं। यह आपको बहुत ही किफायती कीमत पर भरपूर संसाधन देता है। यह आपको 50 गीगाबाइट NVMe स्टोरेज और एक फ्री डोमेन भी देगा। ये ज्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा और अगर आपको बाद में कभी ज्यादा या कम जरूरत हो तो आप अपनी योजना को कभी भी अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं बिजनेस प्लान ही चुनूंगा, तो यहां मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। अगला कदम बिलिंग अवधि चुनना है। डिफॉल्ट रूप से यह 48 महीनों पर सेट है, जिससे सबसे ज्यादा बचत होती है, लेकिन आप 24, 12 या 1 महीने का प्लान भी चुन सकते हैं। कम से कम मैं आपको 12 महीने की योजना लेने की सलाह दूंगा। यह आपको अभी भी काफी बचत देता है और पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी शामिल है। तो इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने का विकल्प चुनूंगा। नीचे आप अपना डोमेन नाम चुन सकते हैं। यह पहले साल के लिए मुफ्त है। अगर आपको पता है कि क्या चाहिए तो सर्च बॉक्स में टाइप करें। अब मैं अपना डोमेन नाम टाइप करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा डोमेन उपलब्ध है। मैं सलाह दूंगा कि .com वाला डोमेन ही चुनें, फिर मैं यहां इसे चुन लूंगा। डिफॉल्ट रूप से अवधि 2 साल पर सेट होगी। मैं इसे 1 साल पर स्विच कर दूंगा और यहां दाईं ओर आप अपनी कार्ट में जो भी है उसे रिव्यू कर सकते हैं और एक बार फिर मैं पुष्टि करूंगा कि कूपन कोड लागू है। और फिर से अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो ये कूपन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और जब सब कुछ सेट हो जाए तो आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहां अगर आपके पास पहले से होस्टिंगर अकाउंट नहीं है तो हमें साइन अप करना होगा। तो यहां अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। जब आप तैयार हो जाएं तो रजिस्टर पर क्लिक करें। जब आप इस पेज पर पहुंच जाएं तो आगे बढ़कर अपना बिलिंग पता और पेमेंट जानकारी दर्ज करें। मैं अब यह कर लेता हूं और जब यह पूरा हो जाएगा तो आगे बढ़ा दूंगा। मैंने अपनी बिलिंग जानकारी और पेमेंट जानकारी भर दी है। यह सब हो जाने के बाद मैं आगे बढ़ने के लिए सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा। यहां से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इसके बाद आपको होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग सेटअप पर ले जाया जाएगा। तो इस बिंदु पर हमने चरण 1 और चरण 2 पूरा कर लिया है।
हमने अपनी वेब होस्टिंग सेटअप कर ली है और एक डोमेन नाम भी सुरक्षित कर लिया है। अब अगला है चरण 3। आइए आगे बढ़ते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। यहाँ होस्टिंगर के ऑनबोर्डिंग सेटअप में सबसे पहले आपको यह चुनना होगा कि आप वेबसाइट अपने लिए बना रहे हैं या किसी और के लिए। मेरे मामले में मैं अपने लिए चुनूंगा। फिर मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, इसलिए मैं क्रिएट ए वेबसाइट चुनूंगा और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहां आपको कुछ अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। इस वीडियो के लिए हम वर्डप्रेस का उपयोग करेंगे, इसलिए मैं वर्डप्रेस विकल्प चुनूंगा। फिर हम एक बार फिर नेक्स्ट पर जाएंगे। इसके बाद आपको अपने वर्डप्रेस एडमिन अकाउंट के लॉगिन विवरण की पुष्टि करनी होगी। डिफ़ॉल्ट रूप से ये वही जानकारी होगी जो आपने अपने होस्टिंगर अकाउंट के लिए इस्तेमाल की थी। मुझे इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना ठीक है, इसलिए मैं नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहां से क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करें और अगर आपने पहले अपना डोमेन नाम टाइप किया था तो वह यहां दिखाई देगा। मैं यहां अपना डोमेन नाम चुनूंगा और फिर नीचे दाईं ओर जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और यहां आपको अपना डोमेन रजिस्टर करना होगा। शुरुआत में अपना देश चुनें और यह भी बताएं कि यह एक व्यक्तिगत डोमेन है या किसी कंपनी या संगठन के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे मामले में यह सिर्फ एक व्यक्तिगत डोमेन है। इन विकल्पों को चुनने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगा और यहां बस अपनी संपर्क जानकारी की पुष्टि करें और यह सब पहले दी गई बिलिंग जानकारी से अपने आप भर जाएगा। यहां अपनी जानकारी की पुष्टि करें, फिर नीचे जाकर फिनिश्ड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यह आपका डोमेन रजिस्टर कर देगा। इसके बाद आपके फोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जा सकता है। मैं यहां अपना कोड दर्ज करूंगा और वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और इसके साथ ही आपका डोमेन नाम अब रजिस्टर हो चुका है। अब आपको अपना डेटा सेंटर चुनना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से सबसे नज़दीकी डेटा सेंटर चुनें, लेकिन अगर आपके दर्शक कहीं और हैं तो उनके करीब वाला डेटा सेंटर चुनें। आप यहां ड्रॉप डाउन खोल सकते हैं और चाहें तो कोई दूसरा डेटा सेंटर चुन सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। नीचे दाईं ओर जाएं और नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। और जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, आपको आपके होस्टिंगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। सबसे पहले आपके डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल वेरिफिकेशन जरूरी हो सकता है। अगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर नोटिफिकेशन दिखे तो अपना साइन अप ईमेल चेक करें होस्टिंगर के साथ। अब अपने डोमेन का उपयोग करने के लिए अपना ईमेल पता सत्यापित करें वाला ईमेल खोलें। यह कुछ इस तरह दिखेगा। बस नीचे जाकर ईमेल सत्यापित करें पर क्लिक करें। मैं आगे बढ़कर कंफर्म पर क्लिक करूंगा और अब आपका ईमेल सत्यापित हो गया है, जिससे आप अपना डोमेन इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और अब अगर मैं वापस अपने होस्टिंगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाऊं तो आप देखेंगे कि डोमेन अब सक्रिय दिखा रहा है। तो अब सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार है। वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो चुका है और हमारे डोमेन से जुड़ गया है, तो इससे चरण 3 पूरा हो जाता है। अब हम अगले चरण 4 में जाएंगे, जहां हम अपनी थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और वेबसाइट के लिए एक टेम्पलेट लोड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को समझना होगा। जब भी आप होस्टिंगर के साथ साइन अप करते हैं तो आपको वास्तव में 2 अलग अलग वर्डप्रेस डैशबोर्ड मिलते हैं। अभी हमारे पास होस्टिंगर वर्डप्रेस डैशबोर्ड चुना हुआ है और आप इसे यहाँ बाईं ओर देख सकते हैं। अगर आप अपने होस्टिंगर डोमेन या होस्टिंग प्लान से संबंधित कुछ भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप वह यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी असली वर्डप्रेस वेबसाइट से संबंधित जानकारी एक्सेस करना चाहते हैं तो बाईं ओर जाइए और डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने से आपका मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड खुल जाएगा और डिफ़ॉल्ट रूप से यहां आपको बहुत सारे अलग अलग स्क्रीन एलिमेंट्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपनी साइट की हेल्थ स्टेटस जैसी चीजें दिखाई देंगी। आप ब्लॉग पोस्ट के लिए ड्राफ्ट बना सकते हैं और यहां आपको कुछ अन्य विविध सेटिंग्स भी मिलेंगी। जब भी मैं एक नई वेबसाइट बनाता हूं तो मुझे ऊपर स्क्रॉल करना और स्क्रीन विकल्प खोलना पसंद है और यहां से मैं बस आगे बढ़कर सब कुछ अनचेक कर देता हूं। इससे हमें एक साफ शुरुआती बिंदु मिलता है। अगर आप किसी एलिमेंट को वापस जोड़ना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैं इन्हें अनचेक रखकर स्क्रीन विकल्प बंद कर दूंगा। अब हमारे पास एक साफ सुथरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना थीम इंस्टॉल करते हैं। यहां बाईं ओर जाए और अपीयरेंस टैब ढूंढें।
यहाँ से थीम्स पर क्लिक करें और डिफॉल्ट रूप से आपके पास 2025 थीम एक्टिवेटेड होगी, लेकिन हम आगे बढ़कर एक अलग थीम पर स्विच करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा सबसे शुरुआती अनुकूल थीम्स में से एक है और यह हमें फ्री टेम्पलेट्स की एक लाइब्रेरी तक पहुंच देता है जिसका इस्तेमाल हम बाद में अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए करेंगे। यह भी बेहद शुरुआती अनुकूल है और लगभग किसी भी तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। उस थीम तक पहुंचने के लिए नीचे जाए और ऐड थीम पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर जाए, क्लिक करें और एस्ट्रा सर्च करें। यहां आपको एस्ट्रा थीम दिखाई देगी। आगे बढ़ें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें और अब आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पर एस्ट्रा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। शुरुआत में इस बैनर को बंद कर दें और अब आप देखेंगे कि वर्तमान में एक्टिव थीम एस्ट्रा है। अब हम बाईं ओर प्लगइन्स टैब पर स्विच करेंगे। डिफॉल्ट रूप से यहां आपके पास पहले से इंस्टॉल किए गए कई प्लगइन्स होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे इस वीडियो में जो टेम्पलेट प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वह सही से काम करे, हमें इन सभी पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करना होगा और ऐसा करने से हमें एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जिससे शुरुआत करना आसान होता है। सभी पहले से इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ऊपर जाइए और यहां इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर बल्क एक्शंस में जाएं और डीएक्टिवेट पर क्लिक करें। अब अप्लाई पर क्लिक करें। इससे सभी प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे और इन्हें इस सूची से हटाने के लिए फिर से चेकबॉक्स पर क्लिक करें, बल्क एक्शंस में जाएं और डिलीट पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करें, ऊपर जाइए और ओके पर क्लिक करें। इससे वे सभी प्लगइन्स डिलीट हो जाएंगे। अब चलिए एक नया प्लगइन जोड़ते हैं। बाएं जाइए और ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। इससे आपके सामने उपलब्ध सभी प्लगइन्स खुल जाएंगे। आप इन्हें अपने फोन के ऐप्स की तरह समझ सकते हैं। यहाँ हजारों प्लगइन्स हैं और इन सभी के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी तरह की सुविधा ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा रिसर्च करें और आपको शायद ऐसा कोई प्लगइन मिल जाएगा जो आपकी मदद कर सके। हमारे मामले में हम एक खास प्लगइन ढूंढ रहे हैं जो हमें अपनी वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। ऊपर जाइए और वहां क्लिक करें और यहां आप स्टार्टर टेम्पलेट्स टाइप करेंगे और आप इसे यहां देख पाएंगे। ये वही प्लगइन है जो हमें वे मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले टेम्पलेट्स उपलब्ध कराएगा जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आगे बढ़ें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट करें और इसके बाद आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स ऑनबोर्डिंग में ले जाया जाएगा। यहां सबसे पहले आपको ऊपर दाईं ओर जाकर अपना पेज बिल्डर चुनना है। इस वीडियो में हम एलिमेंटर के साथ काम करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको यह विकल्प दिखाई नहीं दे सकता है। अगर आपको यह समस्या आ रही है तो मैं आपको इसे ठीक करने का तरीका बताऊंगा। शुरुआत में नीचे जाएं और एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर जाकर अपनी सेटिंग्स खोलें। यहां से पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें और आपको यह सेटिंग मिलेगी जिसमें लिखा है स्टार्टर टेम्पलेट्स में एलिमेंटर पेज बिल्डर टेम्पलेट्स को डिसेबल करें। कुछ मामलों में यह विकल्प अपने आप चालू हो सकता है और अगर यह विकल्प चुना गया है तो आपको इसे बंद कर देना चाहिए। तो सुनिश्चित करें कि यह सेटिंग चयनित ना हो और सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब यह करने के बाद एलिमेंटर अब दिखाई देना चाहिए। स्टार्टर टेम्पलेट्स पर वापस जाने के लिए बाईं ओर प्लगइन्स पर जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और इसके बाद आप फिर से स्टार्टर टेम्पलेट्स ऑनबोर्डिंग में आ जाएंगे। एक बार फिर ऊपर दाईं ओर जाएं और एलिमेंटर पेज बिल्डर चुनें और इससे स्टार्टर टेम्पलेट्स गैलरी खुल जाएगी। अगर आप किसी विशेष प्रकार के टेम्पलेट की तलाश कर रहे हैं तो आप यहां ऊपर सर्च कर सकते हैं और यहां कुछ पहले से बनी हुई सूचियां भी उपलब्ध हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप इन सूचियों को थोड़ा समय देकर देखें या बस होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और कोई ऐसा टेम्पलेट चुनें जो आपको पसंद आए। अगर आपको किसी टेम्पलेट के ऊपर दाईं ओर प्रीमियम टैग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसके लिए आपको भुगतान करना होगा, लेकिन अगर उस पर प्रीमियम टैग नहीं है तो वह पूरी तरह से मुफ्त है। मैं यहां ऊपर वापस स्क्रॉल कर रहा हूं और इस वीडियो के लिए मैं लव नेचर टेम्पलेट चुनूंगा। मुझे इसका लुक पसंद है इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और दाईं ओर मैं लाइव देख सकता हूं कि टेम्पलेट कैसा दिखेगा। मैं इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूं और वेबसाइट में स्क्रॉल कर सकता हूं और मुझे सच में इसका लुक बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं आगे बढ़कर इसी के साथ काम शुरू करूंगा। और बाईं ओर आपको यहां कुछ अन्य सेटिंग्स दिखाई देंगी। अगर आपके पास साइट का लोगो है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। आप फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं और नीचे आप कलर पैलेट भी बदल सकते हैं।
मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस हरे रंग के विकल्प को चुनूंगा। मैं इन सेटिंग्स से खुश हूं तो मैं नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ स्क्रीन पर आप चुन सकते हैं कि आपको कोई अतिरिक्त फीचर्स चाहिए या नहीं। यहाँ हमें वास्तव में केवल पेज बिल्डर और कॉन्टैक्ट फॉर्म की जरूरत है। डिफॉल्ट रूप से आपके पास एसईओ और सर्च विजिबिलिटी चालू हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा। एक बार जब आपने अपनी वेबसाइट के लिए फीचर्स चुन लिए तो नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहां से आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पर क्लिक करें और नीचे जाकर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। और अब स्टार्टर टेम्पलेट्स आपके लिए आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। आइए इसे पूरा होने के लिए कुछ समय दें। और अब आपकी वेबसाइट आपके लिए बन चुकी है और यह एक्सेस के लिए तैयार है। अपनी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए बस व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर आपको यहां आपकी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। आप पहले की तरह स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सब कुछ कैसा दिख रहा है। आप यहां ऊपर दिए गए प्रीमेड पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अब हमने चरण 4 पूरा कर लिया है। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो चुकी है, स्टार्टर टेम्पलेट्स और एलिमेंटर सेटअप हो गए हैं और हमने अपना टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि अब समय है चरण 5 का, जिसमें हम वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करेंगे। अपनी वेबसाइट की सामग्री को एडिट करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करें। हम यहां इस पॉपअप को बंद कर देंगे। गॉट इट पर क्लिक करें और अब आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर हैं। अब इस पेज की सामग्री बदलना शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट और पेजेस की संरचना कैसे होती है। यहां दाईं ओर आपको स्ट्रक्चर पैनल दिखाई देगा और अगर आपको यह नहीं दिख रहा है तो आप यहां ऊपर दिए गए इस आइकन पर क्लिक करके इसे कभी भी खोल या बंद कर सकते हैं। अपने स्ट्रक्चर पैनल के अंदर आपको अलग अलग कंटेनर लिस्टेड दिखाई देंगे। आप इन्हें अपनी वेबसाइट के बड़े सेक्शन की तरह समझ सकते हैं। अगर मैं यहां इस तीर पर क्लिक करके इस कंटेनर को विस्तार से खोलता हूं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक और कंटेनर है। ये अंदरूनी कंटेनर उस बड़े सेक्शन के भीतर कॉलम्स की तरह होते हैं। तो मैं आगे बढ़कर यहां इस अंदरूनी कंटेनर को खोलूंगा और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यहां हमारे पास एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, एक टेक्स्ट एडिटर और एक बटन है। और अगर आप बाईं ओर पेज को देखें तो आप वही एलिमेंट्स वहां भी देख सकते हैं। आपके पास आपकी पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर और बटन है। अब अगर हम यहां स्ट्रक्चर पैनल में वापस जाएं तो मैं किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकता हूं। मैं यहां इस आंख के आइकन पर क्लिक करके उसे डिसेबल भी कर सकता हूं और फिर से क्लिक करके उसे इनेबल कर सकता हूं। मैं किसी एलिमेंट पर राइट क्लिक करके नीचे जाकर डिलीट पर क्लिक कर सकता हूं अगर मैं उसे हटाना चाहता हूं। आप अपने पेज पर एलिमेंट्स को बस ड्रैग करके और उन्हें किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर या नीचे ले जाकर फिर से क्रमबद्ध भी कर सकते हैं। मैं अब इस हेडिंग को वापस सबसे ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, तो अब जब हमें समझ आ गया है कि पेज और वेबसाइट की संरचना कैसे होती है तो चलिए अब असल में कुछ कंटेंट बदलना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि टेक्स्ट को कैसे एडिट किया जाता है। आप टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ बाईं ओर भी बदल सकते हैं। मैं अपनी हेडिंग को बदलकर मेरी वेबसाइट में आपका स्वागत है लिखने जा रहा हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये दूसरी हेडिंग अब और चाहिए तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, नीचे जाऊंगा और इस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा। मैं यहां टेक्स्ट एडिटर के लिए भी यही करूंगा। अब अगला कदम, चलिए इस बटन को अपडेट करते हैं। सबसे पहले मैं बटन पर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि इसके लिए सेटिंग्स यहां बाईं ओर दिखाई देंगी। अगर मैं टाइप सेटिंग्स खोलूं तो आप इसे डिफॉल्ट, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग या डेंजर में बदल सकते हैं। अधिकतर मामलों में आप बस डिफॉल्ट बटन टाइप का ही इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। टेक्स्ट के लिए मैं इसे गेट स्टार्टेड से बदलकर रीड कॉन्टैक्ट मी करने जा रहा हूं और लिंक के तहत यही वह जगह है जहां बटन क्लिक करने के बाद वेबसाइट विजिटर को ले जाएगा। तो उदाहरण के लिए यहां मैं किसी पेज का नाम टाइप करना शुरू कर सकता हूं। मैं यहां हैशटैग को डिलीट करके शुरू करूंगा और फिर मैं कॉन्टैक्ट टाइप करूंगा। आप देखेंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट पेज यहां दिखाई देगा। मैं आगे बढ़कर इसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब जब कोई वेबसाइट विजिटर मेरे कॉन्टैक्ट मी बटन पर क्लिक करेगा तो वह उन्हें मेरे कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाएगा। और अब आपके मामले में आपको यह सुनिश्चित करना है कि इस बटन में आपकी वेबसाइट के लिए सही कॉल टू एक्शन हो। तो उदाहरण के लिए आपके लिए कॉन्टैक्ट मी की जगह अगर आप एक स्टोर बना रहे हैं तो यह शॉप नाउ भी कह सकता है। अगर यह आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप इसमें चेक आउट माई पोर्टफोलियो लिख सकते हैं और फिर आप सुनिश्चित करेंगे कि यह आपके कॉल टू एक्शन के लिए सही पेज से लिंक हो। ठीक है, तो अब हमने अपनी वेबसाइट का हेडिंग और बटन कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब चलिए सीखते हैं कि इमेजेस को कैसे बदलें। आइए नीचे स्क्रॉल करते हैं हमारे अगले कंटेनर तक जिसमें कुछ अलग अलग इमेजेस हैं।
किसी इमेज को बदलने के लिए मैं यहां इमेज पर क्लिक करके शुरू करूंगा और बाईं ओर आपको इमेज चुनने का विकल्प दिखाई देगा। यहां चूज इमेज पर क्लिक करें। अब मैं अपनी कस्टम इमेज को अपने कंप्यूटर से ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा। मैं इसे यहां ड्रॉप कर दूंगा। एक बार जब वह फाइल अपलोड हो जाए तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह यहां सिलेक्टेड है। आप यहां अपनी मीडिया लाइब्रेरी भी देख सकते हैं। इसमें पहले से ही कई अलग अलग इमेजेस होंगी। ये इसलिए है क्योंकि ये आपकी टेम्पलेट से पहले ही इंपोर्ट की गई थी। तो अपनी कस्टम इमेज सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे दाईं ओर जाकर सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और अब मेरी कस्टम इमेज यहां अपलोड हो जाएगी। और अब मैं अपनी वेबसाइट की बाकी इमेजेस के लिए भी यही प्रक्रिया दोहरा सकता हूं। अब अगर आप कोई नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं तो क्या करें? आइए अपनी पेज के टॉप पर वापस स्क्रॉल करें, फिर ऊपर बाईं ओर जाएं और यहां प्लस बटन ढूंढें। इस पर क्लिक करने से आप नए कंटेनर, ग्रिड्स और एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं वह दूसरा हेडिंग वापस जोड़ना चाहता हूं। मैं यहां हेडिंग एलिमेंट ढूंढ सकता हूं और बस उसे ड्रैग करके जहां चाहूं वहां छोड़ सकता हूं। आप यहां ऊपर ये गुलाबी लाइन देखेंगे। यह आपको दिखा रहा है कि जब आप एलिमेंट को छोड़ेंगे तो वह कहां पर आएगा। तो मैं इसे अपने पहले हेडिंग के नीचे यहां छोड़ दूंगा और आप देखेंगे कि हेडिंग उसके नीचे दिखाई देगी। उस बदलाव को वापस लेने के लिए मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl+Z या Command+Z दबाऊंगा। अगर आप किसी बदलाव से खुश नहीं हैं तो उसे जल्दी से वापस लेने का यह एक आसान तरीका है। अब आइए पेज के टॉप पर जाएं और इन अलग अलग डिवाइस आइकन्स को देखें। अभी हमारे पास डेस्कटॉप व्यू चुना हुआ है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां बीच में टैबलेट बटन पर क्लिक करके टैबलेट व्यू में बदल सकता हूं। मैं मोबाइल व्यू में भी बदल सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब तक हमने अपनी वेबसाइट और डेस्कटॉप व्यू में जो भी बदलाव किए हैं वे मोबाइल व्यू में भी पूरी तरह से आ गए हैं। यही इन टेम्पलेट्स का एक और शानदार फायदा है। ये हर एक डिवाइस के लिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किए गए हैं। और इन डिवाइस आइकन्स के बगल में आप अपना पेज व्यू भी देखेंगे। अभी हम होम पेज को एडिट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और पेज पर जाना चाहते हैं तो बस यहां पेज पर क्लिक करें और हम अपना अबाउट पेज, सर्विसेज पेज या कॉन्टैक्ट पेज खोल सकते हैं। और आप यहां पर बिल्कुल नए पेज भी जोड़ सकते हैं। नया पेज जोड़ने के लिए बस यहां इस बटन पर क्लिक करें और सेव एंड लीव पर क्लिक करें। और यहां से आप पूरी तरह से नया पेज बनाना शुरू कर सकते हैं। आप पहले की तरह लेआउट्स और एलिमेंट्स को ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टर टेम्पलेट्स की एक और बहुत शानदार सुविधा यह है कि यहां से अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे टेम्पलेट्स से पहले से बने पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मुझे आउटडोर एडवेंचर टेम्पलेट पसंद है तो मैं उस पर क्लिक करके उसे खोल सकता हूं और फिर मैं इस टेम्पलेट से किसी भी पेज को आसानी से इंपोर्ट कर सकता हूं। तो उदाहरण के लिए अगर मैं एक सर्विसेज पेज बनाना चाहता हूं तो मैं इसे सीधे इस नए टेम्पलेट से ले सकता हूं। अब अगर आप केवल कोई पहले से बना हुआ ब्लॉक जोड़ना चाहते हैं तो ऊपर जाएं और पेजेस से ब्लॉक्स पर स्विच करें और यहां आपको सभी उपलब्ध पहले से बने ब्लॉक्स दिखाई देंगे। और ऊपर बाईं ओर आप ऑल से स्विच कर सकते हैं और आपको अलग अलग पेज टाइप्स के लिए उपलब्ध सभी पहले से बने ब्लॉक्स दिखाई देंगे। तो चाहे आप फीचर्स पेज बना रहे हों, सर्विसेज पेज बना रहे हों या उदाहरण के लिए एक FAQ पेज बना रहे हों, आप जिस पेज की जरूरत है उस पर क्लिक करें और जो ब्लॉक आपको पसंद है उस पर क्लिक करें। मुझे ये वाला बीच में पसंद है। फिर ऊपर जाएं और इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि यह आपके नए पेज पर यहां दिखाई देगा। अब अगली चीज जो हमें करनी होगी वह है पेज का नाम बदलना। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ एलिमेंटर पेज और फिर ड्राफ्ट लिखा है। अपने पेज का नाम बदलने के लिए ऊपर जाएं और इस आइकन को ढूंढें। यह आपके पेज सेटिंग्स खोल देगा। यहां टाइटल में इसे बदलकर FAQ कर देंगे। फिर हम स्टेटस को ड्राफ्ट से बदलकर पब्लिश्ड कर देंगे। और जब भी आप अपने पेज को एडिट करना पूरा कर लें, ऊपर दाईं ओर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पेज का नाम बदल गया है। अब इसमें FAQ लिखा है और यह अब ड्राफ्ट नहीं है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर पैनल को साइड में कर दूं तो हम ऊपर अपने मेन मेन्यू को देख सकते हैं। इसमें फिलहाल हमारे सभी पेज दिख रहे हैं जो टेम्पलेट से इंपोर्ट किए गए थे, लेकिन हमें अपने नए FAQ पेज को इस नेविगेशन मेन्यू में जोड़ना होगा। और मैं अपनी साइट का लोगो भी अपडेट करना चाहूंगा। और ऐसा करने के लिए हमें वास्तव में एलिमेंटोर पेज बिल्डर छोड़कर वर्डप्रेस ब्लॉक एडिटर खोलना होगा। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऊपर बाईं ओर जाएं और एलिमेंटर के लोगो पर क्लिक करें। एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करें।
फिर वापस ऊपर बाईं ओर जाएं और वर्डप्रेस के लोगो पर क्लिक करें। इसके बाद ऊपर जाएं और यहां अपनी वेबसाइट को ढूंढें। विजिट साइट पर क्लिक करें। फिर ऊपर जाएं और कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें और अब यह आपके वर्डप्रेस थीम सेटिंग्स को खोल देगा। आइए सबसे पहले सीखते हैं कि यहां अपना मुख्य मेनू कैसे अपडेट करें। बाईं ओर जाएं और मेन्यूज ढूंढें। यहां उस पर क्लिक करें। मेन मेन्यू में क्लिक करें और फिर आपको यहां अपनी पेजेस की सूची दिखाई देगी। अभी हमारे पास होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट हैं। आपको वही पेजेस ऊपर दाईं ओर भी सूचीबद्ध दिखाई देंगे। अभी अभी जो FAQ पेज हमने बनाया है उसे जोड़ने के लिए ऐड आइटम्स पर क्लिक करें। जिस पेज को आप जोड़ना चाहते हैं उसे ढूंढें और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करें। और अगर मैं दाईं ओर अपनी वेबसाइट में वापस क्लिक करता हूं तो देखूंगा कि नया पेज ऊपर जोड़ दिया गया है। आप अपने मुख्य मेनू में पेजेस का क्रम भी बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस उस पेज पर क्लिक करें और होल्ड करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं और उसे नई जगह पर ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसे यहां ड्रैग करके छोड़ूंगा और आप देखेंगे कि अब यह मेरे होम पेज के बाद सूचीबद्ध हो गया है। जब आप अपने बदलावों से संतुष्ट हों तो ऊपर जाएं और पब्लिश पर क्लिक करें। अब ये बदलाव सेव हो जाएंगे। अब चलिए सीखते हैं कि अपनी साइट का लोगो कैसे अपडेट करें और अपने हेडर सेटिंग्स को कैसे देखें। शुरुआत के लिए यहां बाईं ओर जाएं और बैक बटन पर क्लिक करें और एक बार फिर यहां से नीचे जाएं और हेडर ढूंढें। यहां इस पर क्लिक करें और यह आपके चुने गए टेम्पलेट पर निर्भर करता है कि आपको यहां ट्रांसपेरेंट हेडर के बारे में यह नोटिफिकेशन मिल सकता है। अगर आप इसे देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है और हम इसे अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए नीचे जाएं और साइट टाइटल एंड लोगो ढूंढें। आइए यहां इस पर क्लिक करें। चेंज लोगो पर क्लिक करें। ऊपर जाएं और अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें और अब मैं अपने कंप्यूटर से अपना कस्टम लोगो यहां ड्रैग करने जा रहा हूं। मैं इसे यहां छोड़ दूंगा। नीचे दाईं ओर जाएं और सिलेक्ट पर क्लिक करें और अब आपके पास अपनी इमेज को क्रॉप करने का विकल्प है। अभी मेरे लोगो को देखना मुश्किल है क्योंकि यह एक सफेद लोगो है जो सफेद बैकग्राउंड पर लोड हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिए मैं यहां नीचे से थोड़ा सा अतिरिक्त स्थान दे रहा हूं और मैं यही ऊपर की तरफ भी करूंगा। और यह करने के बाद मैं नीचे दाईं ओर जाऊंगा और क्रॉप इमेज पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरा कस्टम लोगो यहां ऊपर बाईं ओर दिखाई देगा, लेकिन अभी यह बहुत छोटा है और देखना मुश्किल है। इसे ठीक करने के लिए चलिए नीचे जाकर लोगो चौड़ाई स्लाइडर ढूंढते हैं। मैं इसे 60 से 110 पर सेट करने जा रहा हूं। अब यह यहां काफी बेहतर दिख रहा है। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपको ट्रांसपेरेंट हेडर नोटिफिकेशन मिलती है तो आपको उसमें क्लिक करना होगा ताकि आपका लोगो पूरी तरह से अपडेट हो सके। तो कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर में क्लिक करें और फिर आपको डिफरेंट ट्रांसपेरेंट लोगो को डिसेबल करना होगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूं और अब ये करने के बाद मेरा लोगो पूरी तरह से अपडेट हो गया है। और अब अगर आप अपने हेडर के लेआउट को कस्टमाइज करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए अभी मेरे पास मेरा लोगो है, फिर मेरा मेन मेन्यू है और फिर यहां ये बटन है। आपको यहां पेज के नीचे देखना होगा। ये सेटिंग्स आपके हेडर लेआउट को तय करती हैं। पोजीशन बदलने के लिए बस एलिमेंट को नई जगह पर ड्रैग करें। मैं अपना लोगो लेकर वापस ले जाता हूं और आप अपने हेडर से अलग अलग एलिमेंट्स को भी हटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां मेरे पास यह बटन ऊपर दाईं ओर है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह चाहिए, तो इसे हटाने के लिए मैं नीचे जाऊंगा और यहां बटन ढूंढूंगा, फिर मैं एक्स पे क्लिक करूंगा। अब ये उस एलिमेंट को मेरे हेडर से हटा देगा। मैं अब तक अपने हेडर में किए गए बदलावों से खुश हूं, तो मैं ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि अपनी वेबसाइट के लोगो और हेडर को कैसे एडजस्ट करें, साथ ही अपने मेन मेन्यू को भी। अब अगली चीज जो हम करना चाहेंगे वह है अपनी वेबसाइट के फूटर और फूटर मेन्यू को एडजस्ट करना। अगर मैं अपनी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जाऊं तो मुझे यहां अपना फूटर मिलेगा। इसके अंदर मेरे पास एक मेन्यू और कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इसे अपडेट करने के लिए बाईं ओर जाइए और बैक बटन पर क्लिक करें और एक बार फिर नीचे जाइए और फूटर पर क्लिक करें। इसे कस्टमाइज करना भी आपके हेडर की तरह ही है। यहां नीचे भी आपके पास वही कंट्रोल्स हैं जहां आप अपने एलिमेंट्स को डिलीट या रिओनर्डर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं नहीं चाहता कि यह लोगो दिखाई दे तो मैं बस एक्स पर क्लिक करके इसे हटा सकता हूं। और यही बात इस कॉपीराइट नोटिस के लिए भी लागू होती है। फिर हमारे फूटर मेनू के लिए हम इसे यहां मेनू में क्लिक करके और फिर यहां से कॉन्फ़िगर मेनू पर क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं।
अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपना फूटर मेनू ढूंढूंगा। अभी ये बस मेरा मुख्य मेनू इस्तेमाल कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा प्राइमरी मेनू हेडर में है, और ज्यादातर मामलों में आप इसे मुख्य मेनू पर ही सेट करेंगे। हालांकि अगर आप नया मेनू बनाना चाहते हैं तो आप यहां सेकेंडरी मेनू पर जा सकते हैं और क्रिएट न्यू मेनू पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहां एक बिल्कुल नया मेनू बना सकते हैं। लेकिन मेरे मामले में मुझे लगता है कि मैं अपने फूटर के लिए भी मुख्य मेनू ही इस्तेमाल करने वाला हूं। मैंने अपने फूटर में जो बदलाव किए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूं। तो अब मैं ऊपर जाऊंगा और पब्लिश पर क्लिक करूंगा। यहां से आइए अब बैक बटन पर क्लिक करते हैं। आगे चलकर अगर आप कभी भी अपना सक्रिय थीम बदलना चाहें या थीम सेटिंग्स में कोई बदलाव करना चाहें तो आप यह सब यहीं से कर सकते हैं। फिलहाल चलिए ऊपर बाईं ओर जाइए और थीम सेटिंग्स से बाहर निकलने के लिए एक्स पर क्लिक करें। फिर चलिए एडिट विद एलिमेंटर बटन पर वापस चलते हैं। यहां से अगर आप ऊपर बाईं ओर जाएं और एलिमेंटर आइकन पर क्लिक करें, फिर साइट सेटिंग्स पर जाएं, तो आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन से जुड़ी हर चीज बदल सकते हैं। यहां से आप अपने रंग, अपने फॉन्ट्स बदल सकते हैं। आपके टेक्स्ट, बटन, इमेज और फॉर्म फील्ड्स जैसे एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे उसे भी बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ अन्य साइट सेटिंग्स भी होती हैं, और इसके साथ ही चरण 5 पूरा हो जाता है। आपकी वेबसाइट पूरी तरह से कस्टमाइज हो चुकी है और लाइव है। हमने सभी 5 चरण पूरे कर लिए हैं: होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस इंस्टॉल, थीम प्लगइन्स सेटअप और डिजाइन कस्टमाइज करना। होस्टिंगर पर साइन अप करते समय इसे न भूलें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें ताकि आपको सबसे किफायती डील मिल सके। देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है यह मददगार रहा। अगले वीडियो में मिलते हैं।